हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके इस PYQ रिवीजन सीरीज में। और यहाँ मैं डेली क्लास लेकर आती हूँ PYQ रिवीजन सीरीज, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है एग्ज़ाम में। और जैसा कि आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, 3 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होना है UGC नीट का। तो बिल्कुल आप लगे होंगे, और इसमें अगर PYQ रिवीजन सीरीज आप देखते हैं डेली, तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाली है। और बाकी जो भी है, BPSC TRE 4 का भी नोटिफिकेशन दे दिया गया है। तो अभी तो ऑफिशियली नहीं दिया गया है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से और सारा चीज़ जो है सामने निकल कर आया है। तो चलिए उस पर मैं अलग से अपडेट करूँगी। और सीधे चलते हैं प्रश्न के ऊपर। और पिछला अगर वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, तो 2004 से लेके लेटेस्ट पेपर जितने भी हुए हैं मैं सभी कराने वाली हूँ। तो हम लोग 11 तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद जो भी लेटेस्ट पेपर है हुए, वो सारे मैं कवर करवाने वाली हूँ विथ डिटेल्स पूर। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वैसे आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पर पहुंच पाए। और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करते रहें जो भी हिंदी से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अभ्यर्थी। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है क्या है कि राहुल संस्कृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये शरपात को माना है, और मैंने कितनी ही बार आपको ये बात बताई है, तो आप लोगों को तो याद ही हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा बुंदेली, खड़ी बोली तथा अवधी में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ये अवधी नहीं है, क्योंकि अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। और पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। और अर्धमागधी से विकसित होने के कारण जो है पूर्वी बोली आई। पूर्वी से पूर्वी भाषा से जो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है 3 बोलियों का प्रादुर्भाव हुआ है, तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बोडो, मैथिली, भोजपुरी तथा डोगरी में से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो नहीं है वो है भोजपुरी। बाकी तो आपको ध्यान रखना है 24 भाषा को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेली, भोजपुरी, मगही तथा मैथिली में से बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये बुंदेली नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि बुंदेली जो है पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आएंगी। तो ये शोरसैनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी भाषा का जन्म हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मलुकदास, सूरदास, परमानंद दास तथा कुंभन दास में से अष्टछाप के कवि नहीं है। तो ये मलुकदास ही नहीं है, क्योंकि जो है संत कवि हैं। बाकी जो हैं अष्टछाप के कवि हैं, सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास ही। अगला प्रश्न देखते हैं, अलंकार प्रकाश, रसराज, कवि कुल कल्पतरु और काव्य निर्णय में से चिंतामणि की रचना है। तो कवि कुल कल्पतरु है। तो कल्पतरु जो है एक अन्य नाम और भी हैं इस तरह की रचनाएं, तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। सेनापति का भी इसी तरह मिलता जुलता एक रचना है, तो ज़रूर से आप कमेंट कीजिएगा कि वो रचना कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही में से द्विवेदी युग के कवि हैं। तो ये हैं स्नेही जी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। और बाकी जो हैं ये कब के हैं, तो ये भारतेंदु युग के कवि ठहरे हैं। तो आपको भारतेंदु काल के कवि और द्विवेदी काल के कवि भी एकदम से याद होना चाहिए कि कौन से कवि किस युग के हैं। तो इस तरह आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र
त्रिलोचन शिव मंगल सिंह सुमन में प्रगतिवादी कवि नहीं है। देख सकते हैं कि किस कवि में कौन से लेखक कवि आदि रचना किए हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन में नहीं पड़िएगा। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी प्रगतिवादी कवि नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला देख लेते हैं, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं ये प्रयोगवादी कवि हैं और तार सप्तक में आते हैं। और बताइएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र किस तार सप्तक से जुड़े हुए कवि हैं। ध्यान रखना है और कमेंट भी करना है। अगला प्रश्न है, पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ। तो यह पहरे नहीं होगा, पहले होगा यहाँ पर, तो ये गलत दिया गया है, इसको पहले पढ़ना है। तो पहले में सन्नाटा बुनता हूँ पंक्ति है, ये अज्ञे जी का है। अगला है, काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध तथा लिपटा रजाई में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। तो ये आत्महत्या के विरुद्ध है, ये रघुवीर सहाय जी की रचना है। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आंसर को टिक आउट करना है और बाकी रचनाओं को भी ध्यान से देखकर जाना है कि कौन सी सर्वेश्वर दयाल की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है। नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुमलता में से देवकी नंदन खत्री का उपन्यास नहीं है। तो सभी को पता है कि भाग्यवती जो है ये श्रद्धा राम फुल्लोरी की रचना है 1877 की। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा में से ग्रामीण चेतना की कहानीकार नहीं है। तो ये निर्मल वर्मा जी नहीं है। ये कुंठा, अवसाद, पीड़ा, ज़्यादा इन पर ही इन्होंने रचना की है, अकेलापन, त्रास। और निर्मल वर्मा का काफ़ी फेमस एक है परिंदे, कहानी है परिंदे। आप और यूजीसी नेट के भी सिलेबस में लगी हुई है, तो आप उसी में देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है। तो ये अंबिका प्रसाद गुप्त है, संपादक हैं इंदु पत्रिका के। आवारा मसीहा रचना आधारित है, तो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है और किसने लिखा है यहाँ पे तो नहीं दिया गया, लेकिन ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। तो साथ में ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से बार बार। अगला प्रश्न है, अग्निलीक, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग तथा एक कंठ विस्वाई में से नाट्य काव्य नहीं है। तो ये परशुराम की प्रतीक्षा नहीं है। ये जरा बताइएगा कि ये किसकी रचना है। इस बार देखती हूँ आप कमेंट क्या कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के फूल, कुटुज, विचार प्रवाह तथा वृत्त और विकास में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ नहीं है। तो वृत्त और विकास नहीं है, बाकी इन्हीं की है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो ये रामविलास शर्मा जी हैं और 1961 की ये रचना है। रस गंगाधर ग्रंथ है, तो ये पंडित जगन्नाथ की ग्रंथ है और ये 17वीं शती से हैं, ध्यान रखना है। रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है, तो ये वामन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पाश्चात्य साहित्य से है। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ किसके हैं। तो ये आर.ए. रिचर्ड्स के हैं। रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। प्रिय प्रवास जो कि हरिओत का है 1914 का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है जो कि 1931 का है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है 1933 का है। और कुरुक्षेत्र जो है ये 1946 का है। तो ध्यान रखना है, कुरुक्षेत्र दिनकर जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। आनंद कादम्बनी 1881 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। ब्राह्मण जो कि प्रताप नारायण मिश्र का है 1883। भारत उदय 1885 और हरिश्चंद्र मेघनी जो कि 1873 का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है। रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। इलाचंद जोशी जी जो कि 1903 से 1982 ईस्वी तक। उपेंद्र नाथ अष्ट 1910 से 1996। मोहन राकेश 1925 से 1972 ईस्वी। नरेंद्र कोहली जो कि 1940 ईस्वी हैं जन्मकाल इनका।
अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी के लिए, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, 6 to 8 हो, यूजीसी नेट हो या अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हिंदी क्षेत्र से होने वाले, ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और रिपीट हैं। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं हर एग्जाम में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका कर्म। तो आपको सभी कर्म, सातों कांड जो है, हाँ इसमें 7 कांड हैं ये तो पता ही होगा, लेकिन सातों कांड जो है आपको कर्म वाइज ध्यान से रखना है। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड ध्यान में रखना है। और कोई भी कांड आगे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि अरण्य कांड पूछ लिया जाए, किष्किंधा कांड पूछ लिया जाए कि किस कर्म में आते हैं, तो अगर आपको कर्म नहीं पता होगा तो आप फंस जाइएगा। उसी तरह कमायनी का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो विद्यापति 1352 से 1448 ईस्वी, रसखान है 1548 से 1628 ईस्वी, केशवदास 1555 से 1617 और द्विजदेव जो हैं 1830 से 1871 ईस्वी। तो ये सबको ध्यान में रखना है थोड़ा। चलिए अगला देख लेते हैं, नाटकों का अनुक्रम बताना है जो कि दिया है। भारत दुर्दशा 1889, भारत दुर्दशा 1880 हालांकि होगा तो ध्यान रखना है, और 1875 भी है। तो मूल किताबें जो हैं उसमें आपको ध्यान रखना है इसका डेट जो भी है। और स्कंदगुप्त है 1928, ये सही है। कबीरा खरा बाजार में 1981, ये भी सही है। कहे कबीर सुनो भाई साधु 1987, तो ध्यान रखना है इनकी रचनाओं को। उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। झूठा सच 1958 यशपाल का है। आधा गांव 1966 जो कि राही मासूम रजा का है। धरती धरना अपना 1972 और धार जो है संजीव का है 1997। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कहानियों का अनुक्रम बताना है। पंच परमेश्वर जो कि प्रेमचंद्र का है। पर्दा 1943 यशपाल का है। परिंदे निर्मल वर्मा का, जिसका मैंने अभी ही जिक्र किया, तो ये 1959-60 का है। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का है जो कि 1997 का है। तो सभी को ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण ये कहानियां हैं, कहानीकार हैं जो भी पूछे गए हैं। तो आपको सिलेबस तो पढ़ना ही है, उसको तो ध्यान से देखना है, लेकिन साथ साथ जो प्रीवियस प्रश्न पूछे गए हैं उसको एकदम से छान लेना है। कि छानना इन द सेंस कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, उसको कितना माइंड में रख रहे हैं, प्रीवियस प्रश्न को किस तरह से आप हल कर रहे हैं। तो जैसा मैं करा रही हूँ 4th ऑप्शन के साथ, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, पढ़ना है, तब जाकर आप जो है ये सारे जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो तो आपको पता हो। ठीक है, सिलेबस की तो बात अलग से मैं कर ही रही हूँ, सिलेबस तो आपने पढ़ा ही होगा, पूरा कवर कर भी लिया होगा, एग्जाम है तो। लेकिन आपका जो प्रीवियस प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितना प्रश्न पूछा गया है वो तो आपके दिमाग में रहना ही रहना चाहिए। इससे जो है 80% आपका है दिमाग कवरअप करेगा कि हाँ प्रश्न किस तरह पूछे जा सकते हैं, पैटर्न आपको पता होगा। एग्जाम में जिस तरह प्रश्न पूछे गए हैं, अगर पहले से इन प्रश्नों को आपने देखा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए इसके साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी हैं 1865 से 1907 ईस्वी तक। श्याम सुंदर दास हैं 1875 से 1945 ईस्वी। सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1931 और बाबू गुलाब राय जो कि 1888 से 1963 ईस्वी के हैं। चलिए आचार्यों का अनुक्रम देखिए पूछा गया है। ये भारतीय का विषय है। भरत मुनि, भामा, अभिनव गुप्त और विश्वनाथ जी हैं। भरत मुनि राज शुक्ल जी के अनुसार 3री शताब्दी, भामा 6ठी हैं, अभिनव गुप्त जो हैं ये 11वीं हैं और विश्वनाथ जी 14वीं शती के आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, सभी ध्यान में रखना है, मैंने बता दिया तो आपका ध्यान रखना है इनको। चलिए अगला प्रश्न है, कृतियां है और निबंधकार हैं। तो पगडंडियों का जमाना परसाई जी का है। अंगद का पाँव शुक्ल जी का यानी श्रीलाल शुक्ल जी का। गंधमादन जो कि कुबेरनाथ राय का है और जीप पर सवार एलियां जो कि शरद जोशी का है। महत्वपूर्ण है सभी निबंध।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आलोचक और कृतियां हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, देवराज का छायावाद का पक्ष, और पक्ष नहीं होगा, छाया पंथ होगा, ठीक है, छायावाद का, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए रामविलास शर्मा का आस्था और सौंदर्य, और लक्ष्मीकांत वर्मा का नई कविता के प्रतिमान। तो ध्यान रखना है, कविता के नए प्रतिमान और नए कविता के प्रतिमान, ये दोनों जो रचनाओं को ध्यान में रखना है आपको। कहानी और कहानीकार दी गई है। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा जी का है, वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री का है, दिव्या जो कि यशपाल का है, चारुचंद्र लेख जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कहानी है। चलिए अगला प्रश्न देख, अरे यहाँ तो कहानी दी गई है, ये तो थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि ये सारी तो उपन्यास हैं, फिर कहानी नहीं होगा, ये उपन्यास होगा, ठीक है, उपन्यास होगा, तो ध्यान में रखना है, ये सारी उपन्यास है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक दी गई है, ये उपन्यासकार हैं, तो दोनों ही गलत हैं, उपन्यास हैं और उपन्यासकार हैं, तो ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर गलती दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी और कहानीकार हैं, तो ये कहानियाँ हैं, ठीक है, ये सभी कहानियाँ हैं, तो ये सारे ठीक है। 11 वर्ष का समय शुक्ल जी का है, और 2003 की ये 1903 की रचना है ये, ठीक है। दुलाईबाई जो कि 1907 की है, बंग महिला जिनकी कहानीकार हैं, प्रथम कहानीकार हैं बंग महिला। ग्राम ये नहीं होगा, ये प्रसाद जी होंगे, शिव प्रसाद नहीं होंगे, तो ये गलत दिया गया है। और रानी केतकी की कहानी, ये इंशाल्लाह खां होंगे, तो ये सही होंगे। ग्राम जो है प्रसाद का है, ठीक है, प्रसाद की जयशंकर प्रसाद, ना कि राजा शिव प्रसाद। तो देखिए कि कितना गलती रहता है बुक में, और अगर आपको पता नहीं है तो आप कितना कंफ्यूज ये पड़ जाएंगे प्रश्न के ऊपर, और आप यही प्रश्न करके आ जाएंगे अगर ऑप्शन में रहे तो। इस तरह की, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको एकदम गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना है, चाहे वो आप MCQ कर रहे हैं या फिर PYQ, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रश्न है और उसका आंसर सही है या गलत है। तो इसीलिए बुक जो है आपको पढ़ना है, लेकिन आप कोई ऐसा नहीं कि कोई भी बुक लेकर आप उसी के भरोसे बैठ जाएं, ऐसा मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी किसी भी अभ्यर्थी को, क्योंकि गलतियां देखिए बहुत रहती है, लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो आप वही गलती आपका जो है बन जाएगा, यानी कि जो गलतियां बुक में है वही गलती को आप पढ़ रहे हैं सही मानकर, और वही गलतियां फिर एग्जाम में कराएंगे, तो इससे आपको ही क्षति होने वाली है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ इन चीज़ों को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। काव्य संग्रह है, रचनाकार है, तो चलिए पहले देख लेते हैं काव्य संग्रह है भी या नहीं। तो ठीक है, चलिए ये तो सही है। हिमकृतनी है माखनलाल चतुर्वेदी की, अमोला त्रिलोचन का काल तुमसे होर है मेरी शमशेर बहादुर सिंह का है, और गीत फरोज जो है भवानी प्रसाद मिश्र का है। अगला है आत्मकथा और लेखिका दी गई हैं, तो यह एक कहानी, यह भी मनु भंडारी का है। अन्या शैनन्या प्रभा खेतान का है। हादसे, ठीक है, हादसे होगा ये, हादसे रमनिका गुप्ता का है, और रशीदी टिकट ये अमृता प्रीतम का है। तो महत्वपूर्ण है, सभी ध्यान रखना है। अगला है कृतियां और लेखक हैं, तो ग्लोबल गांव के देवता जो कि रणेंद्र का है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिशराय, और छप्पर जो है, छापर नहीं होगा यहाँ पर, छप्पर होगा, छप्पर होगा ये, तो ये जयप्रकाश कद्रम का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, उक्ति है और रचनाकार हैं, तो गौरख जगाए जोग भक्ति भगायो लोग, तो ये तुलसी की है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अनबूझे बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग, बिहारी का है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, तो ये घनानंद का है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, तो ये मीराबाई का है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि उक्तियां हैं और ग्रंथकार हैं, तो सतदोषो शब्दार्थो सगुना अलंकृति पुनः क्वापी, तो ये मम्मट की है, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रखिएगा, पूछी जाती है ये। प्रज्ञा नव उन्मेषणी शालिनी प्रतिभा मता, तो ये भट्टोत का है, ध्यान रखना है। ना कांत
मपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, ये भामा का है। और कीर्ति वनिति भूति भल सोई, और सुर शरीशम शब कह हित होई, तो ये तुलसीदास जी का है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृति है और लेखक है, तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये टी.एस. इलियट जी का है। ऑन इल्यूजन एंड रियलिटी कॉर्डवेल का है। और द पोएटिक इमेज, ये सी.डी. लेविश का है। तो लेविश का जींस पहनते हैं तो आपका इमेज ही कुछ अलग होता है, तो इस तरह से कुछ भी आप ध्यान में रख सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए एक स्थापना और तर्क दी गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्थापना है, चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। क्या होता है? तो वाकई होता है, क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यवहारिकता होती है। अगर आप कर्म में सक्रियता नहीं लाएंगे, मान लीजिए कि अभी आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल अभी एग्ज़ाम है, क्योंकि देखिए कि अभी आपका एग्ज़ाम है, अगर आप सक्रियता होकर यानी कि सक्रिय होकर गंभीर रूप से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने व्यवहार में सक्रियता नहीं ला रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ अच्छा होगा, रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो वही बात है, आपको सक्रिय रहना है, व्यवहार प्रिय इस तरह रहना है, आपके व्यवहार में जो है एग्ज़ाम का वो माहौल दिखना चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि आप इस बार एग्ज़ाम निकालेंगे, चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अच्छे से मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आइए आप अच्छे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप खुद को रखिए, तो देखिए कि प्रश्न किस तरह बन जाता है। तो ये दोनों ही बात यहाँ पर सही दी गई है, चाहे स्थापना हो या फिर तर्क हो। चलिए अगला प्रश्न मैं कर लेती हूँ। स्थापना और तर्क है कि भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है। सिर्फ भाषा ही है। अगर मान लीजिए कि कोई जानवर हमारी तरह भाषाएं बोलने लगेंगी, तो क्या सिर्फ भाषा से ही हम उनसे अलग हैं? बिल्कुल नहीं है, सभी चीज़ से अलग हैं, हर चीज़ है, दोनों में डिफरेंट है। तो सिर्फ भाषा ही माध्यम नहीं है कि हम पशुओं से अलग है, हर चीज़ माध्यम है अलग होने के लिए, क्योंकि भाषा केवल मनुष्य ही की अर्जित संपत्ति है। ऐसा है क्या? जानवर की भी अपनी भाषाएं होती हैं, और मनुष्य से ज़्यादा जो वो समझते हैं इंसानों को। आजकल तो देखिए कि मनुष्य में निरस्ता हो गए है, वो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जानवर को आप पालिएगा, उसको अपने पास रखिएगा, तो वो आपकी भाषाएं भली भांति समझ सकते हैं कि आपको उनको पता होगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, किस तरह वो करेंगे कि आपको बुरा लग सकता है। तो बिल्कुल से वो आप देख सकते हैं, चाहे वो डॉग हो या फिर तोता हो या कोई भी पालतू जानवर जो आप घर में पालते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं कि उसको भाषा की समझ बिल्कुल होती है, भले उसमें जुबान नहीं हो, लेकिन वो आपकी भाषा को बखूबी समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ नहीं है कि आप हम ही लोग का अर्जित संपत्ति है, मनुष्य का ही बिल्कुल नहीं है। तो दोनों ही बात यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? स्थापना और तर्क है, सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है। सही बात है। मान लीजिए कि मैं खुद नहीं जानती हूँ किसी प्रश्न को, और मैंने उस लेवल तक कभी सोचा ही नहीं कि मैं जाऊंगी। जैसे मान लीजिए मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया और मैं खुद विफल हो पाई हूँ, मैंने सफलता उसमें नहीं पाई है, तो मैं आपको नहीं सिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने उसमें सफलता पाई है। और मुझे इस बात की बखूबी परख है कि किस प्रश्न को किस तरह से हल करने से आपकी सफलता हो सकती है, तो मैं सिखा सकती हूँ। तो बिना खुद सीखे मैं आपको नहीं सिखा सकती हूँ। तो ये बिल्कुल जो है बात सही है 100%। और तर्क दिया जा रहा है क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए कि ये बात सही है? जब आप टीचर हैं, प्रोफेसर या किसी भी प्रोफेशनल लाइन में हैं, तो क्या आप बिना सीखे आप बच्चे को सिखा सकते हैं? एक टीचर भी पहले खुद पढ़ता है, तब फिर आप स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। या फिर आप प्रोफेसर हैं,
लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर के पहले उस लेक्चर को खुद आत्मसात करना पड़ता है, तभी आप अच्छे से सामने वाले को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो बिना सीखे आप किसी को सामने वाले को नहीं समझा सकते, नहीं सिखा सकते हैं। तो ये जो बात है आप गलत कर रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन 1 जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको समझ में आ रही होगी, मैं विश्वास कर रही हूँ मेरी बात को। हाँ चलिए, स्थापना है कि लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता है। तो क्या ये सही है? तो ये सही है, बिल्कुल सही है। तो तर्क दिया जा रहा है क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। अब देखिए यहाँ पर ये गलत बात कर रहे हैं, कैसे नहीं चाहेंगे? अब जिस चीज़ को आप आपका मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद हो, चाहे वो खाना ही ले लीजिए, तो जो चीज़ आपको पसंद है वो चाहेंगे कि आप बार बार खाएं। जो इंसान आपको अच्छे लगते हों, आप चाहेंगे कि उनसे बार बार मिले। तो ये आप कैसे कर रहे हैं कि वो हम नहीं चाहेंगे कि उसकी प्राप्ति बार बार हो? तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो आप तो समझ जाएंगे, जो अभ्यर्थी हैं वो तो समझ जाएंगे कि नहीं, जो मुझे पसंद है वो उसे मैं बार बार पाना चाहूँगी। ऐसा थोड़ी है कि एक बार आप दे दो फिर उससे मन भर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ व्यापार में होता है। किसी की पसंद को आप उसको एक ही बार में हासिल कर लें और फिर उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर स्वार्थ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जिस चीज़ को आप चाहते हैं, यहाँ चाहत की बात कर रही है, चाहे वो इंसान हो या फिर आपका पसंदीदा व्यंजन कुछ भी हो, तो आप उसे ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपका मन भर जाएगा, उससे मन कभी नहीं भर सकता है जो भी आप पसंद करते हैं। तो बात वही है। तो ए सही होगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आज का लास्ट प्रश्न मैं करती हूँ। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। बिल्कुल सही है। और देखिए कि अब मैं दूसरी बात यहाँ पर बता रही हूँ कि जो अभी मैं बात बता रही थी, ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। अभी जो मैंने यहाँ पर जिक्र किया, आप वही देख सकते हैं कि नीचे के सेंटेंस में भी पूरी तरह से शुक्ल जी ने कहा है। कौन से शुक्ल जी ने? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये चिंतामणि भाग 1 की कविता क्या है, उसी की ये पंक्तियां हैं, कविता क्या है से ली गई है। और ये जो है कोटेशन शुक्ल जी का है, ठीक है। ये सिर्फ स्थापना नहीं है, मैं बार बार आपको बताते जाती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ लिया जाए आपसे और आपको पता ना हो, तो इसीलिए मैं बता देती हूँ कि ये जो है किसी का सिर्फ स्थापना नहीं है, किसी के विचार हैं, भाव हैं, जो कि शुक्ल जी के किताबों में आप देख सकते हैं कविता क्या है में। तो ये बिल्कुल सही है। आगे है, क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती। अब देखिए यहाँ पर बात गलत कर दिया आपने, कैसे नहीं व्यापक बनाती? ये आप सही कह रहे हैं और दूसरे क्षण आप इसको गलत ठहरा रहे हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को जैसे मैं हल करा रही हूँ एकदम साधारण रूप से, जब व्यवहार में आप लेकर आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे भी जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, तो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो मुझे प्रॉब्लम आते थे ऐसे प्रश्न को करने में। लेकिन जब मैंने बहुत यूट्यूबर्स को देखा पढ़ाते हुए, वो लोग बोलते थे कि सीधे प्रश्न को कराते थे और बढ़ जाते थे। लेकिन जब मैंने खुद से प्रश्न को हल करना सीखा, जाना, समझा इस बात को कि किस तरह से प्रश्न को हल करना है, तब मुझे सारी बातें समझ आई और मैं अब अच्छे से प्रश्न को आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद समझी। जैसा कि अभी सीखने की बात सामने आई थी, तो मैंने खुद सीखा, उसके बाद मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ आपके एग्ज़ाम में, ताकि आप लोग को भी हेल्प मिल सके मेरे द्वारा। तो चलिए आप लोग का भला हो तो मुझे खुशी होगी इस बात की। चलिए आप लोग का एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलती हूँ नए प्रश्न के साथ, नए रिवीजन सीरीज के साथ। तब तक बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। और जितना हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पढ़ाई मेरा और क्लास सही लग रहा है, तो आपको समझा पा रही हूँ, तो बिल्कुल से इस चैनल से जुड़ जाएं। चलिए थैंक यू दोस्तों, फिर मिलती हूँ नए सीरीज के साथ। तब तक बने रहें इस चैनल के साथ।